जाति के तो हिसाब फिर तो से वोट असदुद्दीन मांगना ओवैसी की गैर पार्टी कानूनी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, है ना? नहीं, कौन सी पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ कर रखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अगर उन प्रचारों को, उन बातों को अलाउ किया तो विवेक जी फिर क्या गलत है। उसमें असंवैधानिक हो गया? नहीं 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 नहीं, धर्म के हिसाब से आप चाहे, अगर आप खड़े होकर के सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे या सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे या सिर्फ जाति यादवों की बात करेंगे या सिर्फ जाटों की बात करेंगे, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता। यू हैव टू स्टैंड फॉर इंडिया एंड यू हैव टू आस्क फॉर द वोट ऑफ इंडियंस। और जब आप सरकार में आते हैं तो बुलडोजर को लेकर के आप एक स्मॉलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रताड़ित करके कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं? अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको हटाना, ढहाना, उस कब्जे को छुड़ाना, ये क्या प्रताड़ित करना हुआ? प्रताड़ित तो वो लोग हो रहे थे जो लोग उन सड़कों से गुजर रहे थे, जो उन इलाकों में रहते थे और अवैध कब्जे की वजह से वो ठीक से वहां से चल नहीं पा रहे थे। मैं दो ही चीजें कहूंगा सर इसमें, जो मैं पहले भी एक बार आपके शो पे कह चुका था। पंचर वाले और चाट वाले और सड़क वाले, फल वाले, सब्जी वाले के ठेले को हटाना या उसकी टपड़ी को हटाना आसान काम है। दिल्ली में पूरा का पूरा सैनिक फार्म, छतरपुर के आगे जितने फार्म हाउसेस एमपी एमएलए बिजनेसमैनों के बने हैं, अवैध हैं। चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है, अगर मादा है, हटाए, नंबर 1। नंबर 2, आप पहले अवैध, अब दिल्ली के अंदर भी इस वक्त डिमोलिशन हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए हैं। आप पहले ढांचे को बनने देते हैं। एक गरीब परिवार आता है, उसके पास रहने को जगह नहीं, एमसीडी में पैसा खिलाता है, घर बनाता है, आप अफसरों को कुछ नहीं कहते। ये तो डिमोलिशन हुए हैं। टीएमसी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं ना कि टीएमसी ने बनने दिया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। टीएमसी ने बनने दिया। मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद भाई, अब विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वहां पर एक वक्त में आप लोगों ने सबको बसने दिया, अब अवैध कब्जा करके वो बस तो गए। अब ये जो सरकार आई ये कह रही है कि कुछ भी अवैध नहीं रहने देंगे बंगाल में, तो ये तो बुलडोजर चलाएंगे, ये तो कानून का चाबुक चलाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो भी निर्माण की बात हो रही है, ये हमारी सरकार से पहले ये सब निर्माण हुआ है। ये हमारी सरकार 15 साल से, पिछले 2011 से हमारी सरकार है। लेकिन ये सब तमाम जो इमारतें इससे पहले वाली सरकार थी, ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप तृणमूल कांग्रेस की दौर में बना है। ये 15 साल का कोई भी तामीर नहीं है। ये सब जो है पहले का तामीर क्या हुआ, जितनी भी इमारतें हैं। और ये सिर्फ एलिगेशन लगाने वाली बात हो रही है। ये झा जी, इस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो भी ये बिल्डिंगें, जो भी इमारतें बनी है, हमारे से जो पहले सरकार थी उनके कार्यकाल में बनी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। शामुल भाई, मुझे लग रहा है कि एएसआई से सर्वे करवा कर उसकी भी रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। एक मिनट विवेक जी, आ रहा हूँ। कौन करते हैं ना भाई? कलकत्ता, अगर आप कलकत्ता में ही रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? अरे कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप कलकत्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जैसे लोग तो जो आते जाते रहते हैं वहां पर, हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल में वहां कितना कुछ बदल गया। अब आप कह रहे हैं कि जो सारी इमारतें बनी हुई है, अवैध कब्जा है, वो सब लेफ्ट पार्टी के जमाने के कब्जे हैं। दानिश हंस रहे थे आपकी बात पर। दानिश, क्यों हंस रहे हैं? देखिए, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, तृणमूल कांग्रेस 3 मई तक चिल्ला रही थी कि हमने डेवलपमेंट किया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। और आज इनके सुर बदले हुए देखकर मुझे हंसी आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि भैया मैंने कुछ नहीं बनाया, जो भी बना पहले की सरकार ने बनाया, 2011 से पहले बना। तो आप लोग क्या कट मनी का राजा चला रहे थे? यहाँ चोरी कर रहे थे, ईटा चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी, इलेक्ट्रिक चोरी। आप लोगों ने बच्चों के दाल तक को नहीं छोड़ा भाई। आप बंगाल को बर्बाद करके चले गए। आज सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा यह कहना है कि आज तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का निवाला बनाकर चली गई है, टारगेट करके चली गई है माइनॉरिटीज वोटर्स को पश्चिम बंगाल में। और ये इसका सिर्फ एक वजह है, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिर्फ माइनॉरिटीज मुसलमान के नाम पे राग जपना और करना कुछ भी नहीं, करनी कुछ और, कथनी कुछ और। तो वोट क्यों देते थे फिर? हमने वोट नहीं दिया। हमने वोट नहीं दिया। कहां जाता था वोट? हमने वोट नहीं दिया। तो कहां जाता था? पार्टी को वोट दिया। हमारे लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी दानिश जी, अब तो ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोग वोट देते थे, वोट कहां चला जाता था?
सर वो जनता का फैसला है, किसी जनता टपरी में जनार्दन का चला जाता फैसला। था क्या? आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। मैं और कह रहा हूँ कि पैनल में जितने भी लोग वोट हैं, तो सबको मुस्लिम मानना समुदाय के पड़ेगा। लोग देते ही थे ना ममता बनर्जी को। सिर्फ मुस्लिम क्यों, हर कोई देता था। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मुस्लिम समुदाय का जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को सिर्फ यूज किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो सिर्फ यूज कर रही थी, तो वोट क्यों देते थे? ऑब्वियसली उन्होंने यूज किया पश्चिम बंगाल के लोगों को। तो आप बताइए ना, ये जो अवैध कब्जे जितने हैं, जिस पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, ये सब ममता बनर्जी ने अवैध कब्जा करवाया था। सर इनको रिहाब क्यों नहीं दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट? काहे के लिए देगी? ममता बनर्जी ने अगर रिहाब क्यों नहीं दे रही है? काहे के लिए देगी? रिहाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों? वो इस देश के नागरिक नहीं है? कहां है इस देश के नागरिक? इस देश के नागरिक होंगे तो रिहाब मिलेगा। ऐसा आप तो बिल्कुल, आप बताइए ना मुझे, बात कर रहे हैं। आप बताइए। अरे आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको रिहाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास, आप सुनिए सर, मैं बता रहा हूं। अरे दानिश जी, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, देश भर के तमाम जो मेट्रो सिटीज है वहां आना जाना लगा रहता है। आप दानिश भाई अगर इस देश के नागरिक हैं, आपको पता है कि आपका घर कहां है, आपके बाबा परदादा कहां के रहने वाले हैं, और अगर आपके पास घर नहीं है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्यों सरकार देगी। लेकिन आप पश्चिम बंगाल से वोट के लिए, पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसा लीजिए और फिर कहिए कि रिहाब देंगे। नहीं, हम लोगों ने नहीं दिया। आप प्रूफ लाइए, एक भी बांग्लादेशी निकला क्या? एक भी तो बांग्लादेशी बंगाल से जो निकला कब्जा क्या? है ये कौन है ये लोग? एक भी बांग्लादेशी लोग निकला कौन है क्या? बताइए। एक भी बांग्लादेशी निकला क्या? एक पहले चीज आप ये बता बताइए। दीजिए ना कि ये जो सड़क पर घर बनाकर कलकत्ता में और बंगाल में, आसनसोल में भी है बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कौन है ये लोग? बांग्लादेशी निकला? आप बताइए ना कौन है, आप बताइए ना। अरे इस बंगाल के नागरिक है वो। अच्छा, जिन्होंने उनको जिन नेताओं ने आपको मालूम है, एक सच्चाई बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल घूमकर आया था। दानिश जी सुन लीजिए, काम आएगा आपके लिए भी। पश्चिम बंगाल जब मैं घूम रहा था ना, जब वहां पे लोगों से बात हो रही थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात हो रही थी, इतने नाराज थे। पता है नाराजगी की वजह क्या थी? वो कह रहे थे कि ये जो बांग्लादेशियों को लाला कर यहां पर बसा दिया है, उनकी वजह से हम लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन गई है। जो काम हम लोग 10 रुपए में करते थे, ये बांग्लादेशी 5 रुपए में करते हैं, हमको वो काम मिलता नहीं, इसीलिए अब पश्चिम बंगाल छोड़कर और दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है, बाकी शहरों में जाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। और इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार कटे हैं, ना दिल्ली जैसे इसलिए कटे हैं। बिहार के लोग भी आते बांग्लादेशी हैं को निकालने के लिए। भाई, दिल्ली जैसे शहर में विवेक जी, आना बुरी बात नहीं बिहार के लोग भी है ना। है, लेकिन वहां का जो दर्द है ना, वहां के समुदाय के जो मुस्लिमों का दर्द है, आप ये ना बोलिए। वहां के समुदाय के मुसलमानों का जो दर्द है, जो कभी पश्चिम बंगाल छोड़ना नहीं चाहता था, जो कभी कोलकाता नहीं छोड़ना चाहता था, उसको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेशी 5 रुपए में वो काम कर देते हैं जिस काम के लिए उनको 10 रुपए मिला करता था। जिसको बिहार छोड़ना पड़ा, जिसको यूपी छोड़। तो योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है, ये कमोबेश इसी तरह का जो पूरा एक मैप है, वो आप पश्चिम बंगाल में, तनु आपके पास नहीं आ पाया था, माफी के साथ, लेकिन एक कानून व्यवस्था के साथ ही राज चल सकता है, नहीं तो अराजकता हर जगह दिखाई देगी। कोई कहेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई कहेगा हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कोई कहेगा कि मैं यहां खड़ा होकर तमाशा ही करूंगा सड़क पर, मेरी मर्जी, मेरा देश, मेरी सड़क। देखिए, आप सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कि नमाज पहली बार पढ़ी जा रही है, कई दशकों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं लोग, और कई दशकों से सड़कों पर जागरण भी हो रहे हैं। प्रशासन की निगरानी में और व्यवस्थाओं के साथ ये चीजें की जाती है। लेकिन ये मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। जब दिलीप घोष ये कह देते हैं कि लोकतंत्र, सरकार बदल गई है, सबका हिसाब होगा। जब आप देखिए, अग्निमित्रा पॉल ये बोल देती हैं कि मदरसों के अंदर जो है शिक्षा दी जाती है, वो देश विरोधी शिक्षा दी जाती है। और अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि दूसरे तरीके भी हैं। तो ये भाषाएं साफ तौर पर बताती है कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। और अगर अवैध मदरसे हैं तो आप उनको बिल्कुल हटाइए, लेकिन कानून की प्रक्रिया के तहत हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार सरकार को फटकार लगाई है और कहा है। आप बताइए ना कि बार मंदिर की जब आप बात करते हैं ना, तो आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए आप लोग मंदिर तोड़ देते हैं। आप बताइए ना, आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए आपने मंदिर तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? कितने मंदिर तोड़े आपने अपने निर्माण के नाम पर? आप बात करेंगे मंदिरों की, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ऊपर बैठ करके। मंदिर भी तोड़ते हैं, मस्जिद भी तोड़ते हैं, दोनों धर्मों को आपस में लड़ाते हैं। और मोदी जी जाते हैं विदेशों में, और विदेशों में जाकर के शेखों को नमक लगाकर गाली करते हैं। मस्जिदों में नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति संविधान से बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ है। कोई कानून तोड़कर अगर कुछ करना चाहता है
तो कानून उसी के लिए बना है कि भाई अगर तोड़ोगे तो फिर कानून के रास्ते आकर तुमसे हिसाब किताब किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर बैठकर आप लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे वहां चलने वाले और वहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कत होगी, कानून व्यवस्था खराब होगा, तो क्या यह गलत है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवाज।